नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इसमें देखेंगे एनिशिएंट हिस्ट्री और एनिशिएंट हिस्ट्री में टॉपिक होगा आप लोग का मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में देखेंगे हम लोग जो बचे हुए टॉपिक थे उन्हें देखेंगे हम अशोक के शिलालेख और उनके विषय। अशोक के शिलालेख और उनके विषय तो ये है आपके पहला शिलालेख पशु वध पर प्रतिबंध लगाया। वहीं दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशु चिकित्सालयों का निर्माण एवं लोक कल्याणकारी कार्य किए। सातवाहनों को छोड़कर संगम एवं दक्षिण भारतीय राज्यों की जानकारी, ठीक है, यहाँ से प्राप्त होती है। और हम देखेंगे तीसरा शिलालेख रज्जुक की नियुक्ति की तथा राजकीय अधिकारियों की हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह किया। चौथे शिलालेख में देखेंगे भेरी घोष रणघोष भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई। 5वें शिलालेख में धम महामात्रों की नियुक्ति की गई। 6वां शिलालेख में प्रतिवेदकों को आदेश दिए प्रशासनिक सुधार किए। 7वां शिलालेख में है ना धम यात्राओं का विवरण है। 8वां शिलालेख में आखेट यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन किया। 9वां शिलालेख मंगलाचरण समारोह के स्थान पर धम्म मंगलाचरण का प्रारंभ किया। सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। वहीं 10वां शिलालेख में देखेंगे धम्म की श्रेष्ठता के नारे पर बल दिया। राजा एवं उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। वहीं 11वें शिलालेख में है धम्म की कामना धम्म दान नीति, धम्म की कामना और धम्म दान नीति। नेक्स्ट है अब हम लोग का है 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया। 13वां शिलालेख धौली से प्राप्त हुआ जो कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। धम्म विजय का उल्लेख 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख जहां उसने विदेश में धम्म प्रचारकों को भेजा। संगम वश की जानकारी, ठीक है, 13वां शिलालेख से प्राप्त होती है। अब देखेंगे हम लोग 14वां शिलालेख पहले 13 अभिलेखों का पुनरावलोकन तथा जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। देखेंगे अगला पॉइंट है पृथक कलिंग प्रज्ञापन। अशोक ने 11वें 12वें 13वें शिलालेख में बदलाव किया। इसे पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है। इसे पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है 11वें 12वें 13वें शिलालेख में बदलाव करने को, ठीक है। अब पिंक बॉक्स देखेंगे धौली एवं जोगड़ के 13वें अभिलेख में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताया है, ठीक है। समस्त प्रजा को अपनी संतान के रूप में बताया है 13वें अभिलेख में। अगला पॉइंट है 13वें शिलालेख में वर्णित 5 यौवन राजाओं के साथ अशोक का मैत्रीपूर्ण संबंध था, जिनमें साइरून का शासक मग, मिस्र का शासक तुर्मै या टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय, मकदूनिया का शासक अंतकिनी या एंटिगोनस गोनातास, सीरिया का शासक एंटियोकस द्वितीय, थियोस एपिरियस का शासक अलेक्जेंडर एपाइरस इत्यादि थे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अशोक के लघु शिलालेख। अशोक के लघु शिलालेख ये 18 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं जिनकी संख्या निश्चित नहीं है एवं सबसे नवीनतम लघु शिलालेख सन्नाटी कर्नाटक में से प्राप्त हुआ है। सन्नाटी कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। लघु शिलालेख सन्नाटी है मतलब। चलिए आगे देखेंगे भाबरू शिलालेख जो कोटपुतली बहरोड़ के विराट नगर में बीचक की पहाड़ी में भीम डुगरी पर स्थित है, जिसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की, जिसमें अशोक का नाम मगधाधिराज लिखा गया है। अशोक का नाम मगधाधिराज लिखा है। भाबरू लेख में अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख भी है, जिसमें इसमें अशोक के बौद्ध होने का सबल प्रमाण मिलता है, जिसमें अशोक स्पष्ट बुद्ध धर्म और संघ त्रिरत्न का अभिवादन करता है। अगला पॉइंट है पिंक बॉक्स में
देखेंगे भाब्रू शिलालेख में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया। महास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा, जिसकी खोज 1915 ईस्वी में विडिंग ने की। अशोक का रुनिंगदेही स्तंभ लेख लुम्बिनी नेपाल में स्थित लघु स्तंभ लेख है जो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक स्तंभ लेखों में बृहत स्तंभ लेख हमें 6 स्थानों से 7 लेख मिले। पॉइंट है जिसको देखेंगे दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख मूल रूप से हरियाणा के अंबाला में था, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली मंगवाया। एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक ने 7 लेख उत्कीर्ण है, अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण है। देखेंगे सेकंड दिल्ली मेरठ मूल रूप से यह मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया और इसे शिकार-ए-कुश महल में रखवाया। इसे कहाँ रखवाया? शिकार-ए-कुश महल में। अगला है लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख बिहार में है तथा इस पर औरंगजेब का लेख उत्कीर्ण है। चौथा देखेंगे लौरिया अरेराज अभिलेख चंपारण बिहार में, है ना। और 5वां है रामपुरवा अभिलेख बिहार में, ठीक है। ध्यान देंगे बिहार में अभिलेखों पे, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज अभिलेख चंपारण, है ना, और रामपुरवा अभिलेख बिहार। चलिए छठा है जोगढ़ शिलालेख उड़ीसा में। इसकी खोज 1850 ईस्वी में वाल्टर इलियट ने की थी। 7वां है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। यह मूल रूप से कौशाम्बी में था जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। इस पर बहुत से लेख लिखे गए जिसमें रानी का लेख कारुवाकी, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, अकबर एवं बीरबल का लेख उत्कीर्ण है। अगला पॉइंट है देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल प्रबंधन व्यवस्था पर ध्यान दिया, है ना। अगला पॉइंट है अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश में रूपनाथ तथा गुर्जरा, कर्नाटक में गोभी मठ और ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जेटी गरामेश्वर, कनगनहली, पालकी गुड्डू, बिहार में सासाराम, उत्तर प्रदेश में अहरौरा, निगाली सागर शिलालेख, जोगढ़ अभिलेख एवं रामपुरवा शिलालेख आदि हैं। अगला पॉइंट है अशोक के लघु स्तंभ लेखों में राजकीय घोषणाएं एवं सार्वजनिक स्थानों पर राजाज्ञाएं स्थापित करवाई। अशोक स्तंभ सांची में एवं धमेक स्तूप सारनाथ में है। अशोक स्तंभ सांची में एवं धमेक स्तूप सारनाथ में है। सांची मध्य प्रदेश एवं सारनाथ उत्तर प्रदेश। लेख में संघ भेद को रोकने के आदेश दिए गए हैं। इसमें संघ भेद को रोकने के आदेश दिए गए हैं। पिंक बॉक्स देखेंगे अशोक के सारनाथ पाषाण स्तंभ के ऊपरी भाग से 4 सिंह के जोड़े को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। अशोक के सारनाथ पाषाण स्तंभ के ऊपरी भाग से 4 सिंह के जोड़े को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे निगाली सागर अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कनक मुनि से स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया था। किनसे करवाया था? कनक मुनि से अपने स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया। अगला पॉइंट है वास्तुकला की अशोक ने नई शैली विकसित की एवं उसके गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता के परिचायक है। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। कर्ण गुफा, सुदामा, लोमेश ऋषि एवं विश्व झोपड़ी गुफा थी। ये आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दी। ये किसको दिया था? आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दिया था, ठीक है ना। और ये कहाँ है? बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। वे हैं आपके कर्ण गुफा, सुदामा, लोमेश ऋषि, विश्व झोपड़ी गुफा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसे। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख है। 3 गुफा जो है इसमें, इनके दीवारों पर अशोक के अभिलेख है। अगला पॉइंट है अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी पर, ध्यान रखेंगे इसने नागार्जुन पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण करवाया तथा बराबर की पहाड़ी पर दशरथ ने
लोमस ऋषि की गुफा भी बनवाई थी। अगला पॉइंट है, बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने 8400 स्तूप बनवाए। ठीक है, एवं बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूपों का निर्माण, 8 स्तूपों में बुद्ध के शारीरिक अवशेष एवं 9 में उनका पात्र रखा। ठीक है, अगला पॉइंट है अहरौरा लेख। अहरौरा लेख में घोषणा की कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, है ना। कहाँ घोषणा की कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो अहरौरा लेख में। पिंक बॉक्स देखेंगे, इतिवृत्त राजकीय इतिहास एवं गाथाओं को कंठस्थ करने का कार्य सूत एवं मगध के विशिष्ट समूह का था। ये वैदिक काल के पुरोहित परिवारों के वंशज थे। देखेंगे घोषित राम मठ बिहार कौशाम्बी का प्राचीन स्थल है। रामगढ़ स्तूप का निर्माण कुशीनगर में मल्ल राजाओं ने करवाया। धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, है ना। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, है ना। ध्यान रखेंगे, धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है, वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन सहित महेत श्रावस्ती में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है ना। पिंक बॉक्स देखेंगे, तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। अब हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग मौर्यकालीन उच्चाधिकारी तीर्थ एवं उनके भाग। मौर्यकालीन उच्चाधिकारी तीर्थ एवं उनके भाग, प्रधानमंत्री एवं पुरोहित प्रमुख धार्मिक धर्माधिकारी थे। ये प्रमुख प्रधानमंत्री एवं पुरोहित जो थे ये प्रमुख धर्माधिकारी हुआ करते थे। वहीं युवराज राजा का उत्तराधिकारी, समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान, ये इंपॉर्टेंट है, समाहर्ता याद रखेंगे। व्यवहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश, अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष, वहीं मंत्री परिषदाध्यक्ष, परिषद का अध्यक्ष, रूपदर्शक मुद्राओं का परीक्षण, आकाराध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। वहीं लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का अधिकारी, कर्मांतिक जो था उद्योग या कारखानों का अध्यक्ष था। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता था। तलाड़ रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था। नागरक या पौर नगर कोतवाल या नगर अधिकारी होता था। पटकोल जो था ग्रामीण कर वसूली का अधिकारी होता था। वहीं संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्ग विभाग का अधिकारी होता था। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्ग विभाग का अधिकारी होता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, तो शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर विभाग का अधिकारी था। सहसाधिपति चोरी डकैती मुकदमे का अधिकारी हुआ करते थे। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, सैनिक प्रबंधन करते थे। नायक सेना का संचालक एवं नगर रक्षक का अध्यक्ष। दौवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला अधिकारी, दौवारिक जो थे राजमहलों की देखरेख करने वाले अधिकारी थे। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश यानी कमिश्नर हुआ करते थे। एग्रोनोमाई मेगामिस्त्रीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। और वहीं देखेंगे प्रशासक राजकीय दस्तावेज का संरक्षण एवं आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सनिधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। दंडपाल पुलिस अधिकारी हुआ करते थे। आटविक वन विभाग का प्रबंधन। उपाध्यक्ष तोल माप तोल का प्रभारी हुआ करते थे। पोतावाध्यक्ष। वही प्रादेशिक को देखेंगे तो प्रादेशिक राजस्व संग्रहकर्ता। बालाधिपति चुंगी का सुरक्षक। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अधिकारी, है ना, ध्यान रखेंगे। और वन विभाग का प्रधान को याद रखेंगे, है ना। आपको पता ही है इन्वॉल्वमेंट को लेकर के अभी वर्तमान समय में, है ना, कंट्री कितना
सेंसिटिव है, ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए, मौर्य काल में व्यापार वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष पढ़ाध्यक्ष एवं सुनाध्यक्ष बूचड़खाने का अध्यक्ष था, ठीक है। अगला है मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे, इन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में 4 व्यापारिक राजमार्गों का वर्णन है। कौटिल्य बताते हैं कि उत्तरापथ की अपेक्षा दक्षिणापथ अधिक महत्वपूर्ण था। कौटिल्य के अनुसार उत्तरापथ की अपेक्षा दक्षिणापथ अधिक महत्वपूर्ण थे। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई, है ना। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा होता था। प्रांतों का शासन देखेंगे तो राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा होता था। अब हम लोग देखेंगे मौर्य प्रांत और उनकी राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, वहीं दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी, वहीं अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी और कलिंग की राजधानी तोसली थी, और पश्चिमी मध्य प्रदेश की राजधानी पश्चिमी मध्य प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सॉरी, गलती से बोला गया। चलिए, अब हम लोग देखेंगे प्रांतों को चक्र कहा जिनका विभाजन प्रांतों को चक्र कहा जिनका विभाजन विषय में किया जो विषयपति के अधीन होते थे। अगला पॉइंट है प्रादेशिक रजुक एवं युक्ता प्रांतीय प्रशासनिक अधिकारी थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी शासक स्थानिक था जो समाहर्ता के अधीन था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता जो 6 समितियों, प्रत्येक समितियों में 5 सदस्य में विभाजित था। शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, है ना। अब हम लोग देखेंगे गहपति। पाली भाषा में गहपति शब्द का प्रयोग पाली भाषा में गहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। किसके लिए? छोटे किसानों एवं जमींदारों के लिए किया जाता था। गहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। अब हम लोग देखेंगे पिंक बॉक्स। पाली भाषा में ग्रामपति शब्द का प्रयोग गांव के मुखिया के लिए किया जाता था। अगला पॉइंट है विषय के नीचे प्रशासनिक इकाई स्थानिक थी। विषय के नीचे प्रशासनिक इकाई देखे तो वो हमारी स्थानिक हुआ करती थी, जो 800 गांवों का समूह द्रोणमुख, 400 गांवों का समूह खारवटिक और 200 गांवों का समूह संग्रह और 100 गांवों का समूह था। मौर्य काल में गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के द्वारा संचालित करने की व्यवस्था लागू थी। मौर्य काल में गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायत के द्वारा संचालित करने की व्यवस्था लागू थी, है ना। अब हम लोग देखेंगे नगरीय प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य को, है ना। अब हम लोग देखेंगे नगरीय प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य को। देखेंगे हम लोग समिति और उनके कार्य। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों के लिए, वहीं द्वितीय समिति विदेशियों की देखभाल के लिए और तृतीय समिति जन्म मरण के लिए हुआ करती थी। चतुर्थ समिति व्यापार या वाणिज्य के लिए, पंचम समिति वस्तुओं के विक्रय के लिए और छठी समिति बिक्री कर के लिए। अब हम लोग पॉइंट देखेंगे। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण मौर्य काल से जारी है। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण मौर्य काल से जारी है। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रय कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता। पंकुदक सनिरोध मौर्य प्रशासनिक कर है जो सड़क पर जल एवं कीचड़ फेंकने वालों पर लगता है ना। राजस्व के प्रमुख स्रोत भाग एवं बलि कर था। राजस्व के प्रमुख स्रोत भाग एवं बलि कर था। टैक्स छुपाने यानी चोरी पर मृत्यु दंड दिया जाता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि पशुपालन व्यापार पर आधारित थी। कृषि पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी।
जिसे वार्ता कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? वार्ता कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्य शासन काल में वित्तीय वर्ष आषाढ़ महीने जुलाई या जून की पूर्णिमा के दिन समाप्त होता था, जिसे आज हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। जिसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य विभाग 6 समितियों मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य विभाग 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। अब हम लोग देखेंगे सैन्य समिति एवं उनके कार्य। सैन्य समिति एवं उनके कार्य। तो समिति देखेंगे, उनके कार्य। प्रथम जल सेना का निरीक्षण। द्वितीय जो समिति होती थी, यातायात एवं रसद सामग्री का निरीक्षण, है ना। तृतीय पैदल सेना का निरीक्षण करती थी। चतुर्थ अश्व सेना का निरीक्षण। पंचम गज सेना का निरीक्षण और षष्ठ रथ सेना का निरीक्षण करती थी, है ना। सैन्य समितियों और उनके कार्य। सैन्य समितियां भी देख सकते हैं आप 6 भागों में थी, जो 6 भागों को आप लोगों को इसमें पिंक बॉक्स में मेंशन है। चलिए अगला पॉइंट है, प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही थे। और देखेंगे हम लोग, एक मिनट, और वहीं हम लोग देखें तो घुड़सवारों की संख्या 30,000 थी और हाथी कितने थे? तो हाथी आपके 9,000 थे। यानी देखेंगे 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थी। अगला पॉइंट है, मौर्य शासन में 2 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था थी, जिसमें धर्म अस्थायी व्यवस्था एवं कंटक शोधन न्यायालय थे। कंटक शोधन न्यायालय थे। रजुक जिले के अधिकारी, रजुक होते थे ये जिले के अधिकारी, क्षेत्रीय न्यायाधीश या गणराज्य न्यायाधीश होते थे। एवं सार्थवा व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। एवं सार्थवा व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। मेगास्थनीज ने, है ना, भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। पहला था आपका दार्शनिक, दूसरा व्यापारी, थर्ड किसान, चौथा कारीगर या चरवाहा, पांचवा सैनिक, छठा मंत्री एवं परामर्शदाता, सातवां गुप्तचर। अगला पॉइंट है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है। गुड पुरुष अर्थशास्त्र में गुप्तचर को कहा गया है। जो देखेंगे आगे, एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले को संस्था एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा गया है। अच्छा देखेंगे, मौर्य काल में भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहेंगे? संचार कहेंगे। ठीक है। अब वही एक वही स्थान पर जो रह के, है ना, गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करते थे ना, उन्हें संस्था कहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। एरियन ने गुप्तचरों को, एक मिनट में बुक में देखेंगे, एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसियर तथा एस्ट्रेबो को इंस्पेक्टर कहा है ना। ओवरसियर तथा एस्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर कहा है गुप्तचरों को। चलिए देखेंगे, गुप्तचर विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया, जिसे महामात्य सर्प कहा गया। महामात्य सर्प कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्य शासन में पुरुषों के साथ महिला अंगरक्षक होती थी, है ना, महिला अंगरक्षिका भी हुआ करती थी। कौटिल्य के अनुसार शिल्पकारिका, भिक्षुणी, वैश्या स्त्री गुप्तचर हुआ करती थी। वैश्या स्त्री गुप्तचर हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में भूमि छिद्र न्याय का वर्णन किया गया। अर्थशास्त्र में भूमि छिद्र न्याय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को आदेव मातृक कहा जाता था। बिना, जहाँ पे जिस भूमि पर वर्षा नहीं होती थी, जिस क्षेत्र में, है ना, वहां पे अगर अच्छी फसल हुआ करती थी ना, तो उस भूमि को आदेव मातृक कहा जाता था। देखेंगे, सीताध्यक्ष कृषि के अधिकारी थे। सीताध्यक्ष जो हुआ करते थे वो कृषि के अधिकारी थे।
चलिए, है ना। चलिए, समाज में प्रचलित वैश्यावृत्ति को राजकीय संरक्षण था, राजकीय संरक्षण प्राप्त था इन्हें। स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपाजीवा कहलाती थी, है ना। स्वतंत्र रूप से जो वैश्यावृत्ति करती थी स्त्रियां, उन्हें रूपाजीवा कहा जाता था। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष करता था, इनके कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष करता था। अगला पॉइंट है, सभ्रांत घर की स्त्रियां, सभ्रांत घर की स्त्रियां प्रायः घर के अंदर रहती। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा, कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन समाज में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति थी, है ना। यहाँ पे विवाह विच्छेद की अनुमति थी। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा एवं वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। देखेंगे, मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा, और देखेंगे तो भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश 10 राजा हुए, और वहीं वायु पुराण के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 9 राजा हुए। चलिए आगे देखेंगे, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का योगदान था। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास थे, है ना। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास थे, किंतु मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे पिंक बॉक्स को। अशोक की संतुष्टिकरण नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। अशोक की संतुष्टिकरण नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। अगला पॉइंट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। चलिए, और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। और इसकी हत्या कौन किया था? इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया 185 ईसा पूर्व में, ठीक है। और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली गई। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है मौर्योत्तर काल, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, है ना। और प्लीज आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और धन्यवाद, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।